नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज की घटना लखनऊ से है। तारीख थी 17 जनवरी 2021। लखनऊ का थाना गोसाईगंज और कस्बा अमेठी। शाहजादपुर गांव के एक बाग में एक लड़की की गला काटकर हत्या करने के बाद शव फेंक दिया गया था। गांव वाले उधर से गुजरे, उन्होंने देखा कि किस तरह से एक लड़की जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई और शव बगीचे में फेंक दिया गया। मामला गांव का था। लोगों ने फौरन पहचान लिया कि लड़की रेखा है, मानसिक रूप से कुछ मंदित है और आंख से दिखाई भी नहीं देता। पुलिस फौरन आ गई। पुलिस के सभी आला अधिकारी पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। मोबाइल लैब जो फॉरेंसिक की है वो भी आ गई। क्राइम ब्रांच के लोग भी आ गए। गोसाईगंज के थानाध्यक्ष ब्रजेश सिंह भी पहुंच गए। प्राइमा फेसी देखकर ये लगा कि शायद इस लड़की के किसी से संबंध रहे हों या इस लड़की से किसी के संबंध को छिपाने के लिए ये हत्या की गई होगी। इतनी ही देर में उसका भाई प्रदीप अवस्थी भागता हुआ आ गया। उसने बताया कि साहब ये मेरी बहन है, मैं ही इसकी परवरिश करता हूं। मंदबुद्धि है और आंखों से दिखाई नहीं देता। जब लाश की पहचान हो गई तो फौरन पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रदीप को थाने पर बुलाया गया कि चलो एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि एफआईआर लिखाने के बाद ही उसके पोस्टमार्टम के जब कागज पूरे हो जाते हैं तभी पोस्टमार्टम नंबर पर, जिस नंबर पर जो पहले से पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज वहां पर रखी होती हैं मॉर्चरी में, पहले उनका नंबर आता है और नंबर पर जब कागज सब पूरे होते हैं तभी पोस्टमार्टम किया जाता है। बहरहाल प्रदीप ने फौरन एक नामजद रिपोर्ट करा दी। प्रदीप ने बताया कि गोसाईगंज के ही डॉक्टर सलमान, बल्कि अमेठी कस्बे के, और उनके अधिवक्ता भाई खुर्शीद ने यह हत्या की है या कराई है। इंस्पेक्टर गोसाईगंज ब्रजेश सिंह ने पूछा कि उनसे क्या मतलब, वो लोग तो सम्मानित लोग हैं। इसने फौरन बताया कि गुड़म्मा में उसका एक प्लॉट था और वो प्लॉट उसने 84 लाख रुपए में बेचा था। चूंकि मुझे अपने घर में ये पैसा रखने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर सलमान के यहाँ ये 84 लाख रुपए रखवा दिया। मैं एक दिन उनसे ये 84 लाख रुपए मांगने गया। मैंने बैंक में काम करने वाले अपने एक मित्र से बात की कि हमारा ये पैसा बैंक में जमा करा दो, क्योंकि बाहर रखा हुआ ये पैसा किसी भी समय किसी की नज़र लग जाएगी तो नुकसान होगा। मेरे वहां पहुंचने पर सलमान और उनके वकील भाई खुर्शीद ने यह कहा कि पैसे को भूल जाओ, और ज़्यादा जिद की तो इतने मुकदमे लिखवाऊंगा कि भागते भागते थाने और अदालत में मर जाओगे। इंस्पेक्टर ब्रजेश को यह बात थोड़ी सी अटपटी तो लगी, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो प्रदीप ने बताया
पुलिस ने वो FIR लिख ली। FIR लिखने के बाद उसने ये भी बताया कि फलां तारीख को मैंने रजिस्ट्री की थी, फलां तारीख को मुझे पैसा मिला था, फलां फलां जगह हमने रजिस्ट्री कराई थी। दोनों भाई, डॉक्टर सलमान और उनका भाई खुर्शीद, वो भी थाने पर आ गए, बुलाए गए और आ गए। जिस वक्त का ये मर्डर था, उस वक्त के बारे में उनसे पूछा गया कि आप लोग कहाँ थे। उन दोनों ने बताया कि हम एक मरीज को लेके मेदांता हॉस्पिटल में थे, इतने बजे से इतने बजे तक हम मेदांता में ही थे। पुलिस ने दोनों भाइयों के मोबाइल की CDR निकलवाई और उनकी बात सही पाई गई कि वो लगभग पूरा दिन अपने एक रिश्तेदार मरीज को लेकर मेदांता में ही थे। फिर प्रदीप को बुलाया गया, पूछा गया कि भाई तुमने रजिस्ट्री किस तारीख को की थी। उसने बताया कि 10 जनवरी को मैंने रजिस्ट्री की थी। फिर कहा गया खूब याद करके बताओ। उसने कहा साहब 10 तारीख थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मोबाइल पर 10 तारीख का दिन देखा गया तो 10 तारीख को रविवार था, संडे था, रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहता है। फिर वो कहने लगा नहीं साहब थोड़ा मुझे गलत याद था, 11 थी या 12 थी, कुछ इस तरह की बात करने लगा। पुलिस ने कहा कि चल के मुझे अपना वो प्लॉट दिखाओ। पुलिस गाड़ी से लेकर वो गुणम्मा पहुंच गई। पहले वो बताता रहा कि इधर दाएं हैं, वो इधर बाएं हैं, वो सीधे चलने पर फिर थोड़ा भीतर की तरफ जाना पड़ेगा। पुलिस ने बहुत ही पेशेंस से जहां वो कहता गया वहां उसको ले गए। एक छोटी सी पगडंडी के किनारे खड़े होकर उसने बताया कि साहब ये मेरा प्लॉट है। संबंधित लेखपाल को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि ये जो प्लॉट ये बता रहे हैं ये किसका है। रिकॉर्ड्स में वो किसी दूसरे के नाम था और उसकी रजिस्ट्री कभी हुई ही नहीं थी। फिर लगा कि हो सकता है ये गलत बता रहा हो। आजकल भू अभिलेख कंप्यूटर पर बिल्कुल रेडीमेड होते हैं। लेखपाल ने कहा कि साहब अभी मैं चेक करके बताता हूं कि इनकी कोई जमीन यहां है भी कि नहीं है। सॉफ्टवेयर में नाम डालकर जब ढूंढने की कोशिश की गई तो पता लगा इसके नाम से वहां कतई जमीन उस आसपास के इलाके में भी नहीं थी। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था कि प्रदीप को थाने पर लाकर अच्छी वाली पूछताछ करे, क्योंकि पहला जिसको उसने मर्डर का जिसके नाम से उसने मर्डर का किया जाना बताया, वो लोग मौके पर नहीं थे और उस समय उनकी किसी ऐसे आदमी से बात नहीं हुई थी जो ये हत्या करते समय उस मौके पर मौजूद रहा हो। दूसरा, किस दिन ये रजिस्ट्री की गई थी ये भी उसने झूठ बताया। किस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी वो भी उसने झूठ बताया। न वो जमीन वहां थी न उसकी रजिस्ट्री की गई थी। प्रदीप को थाने पर जब लाया गया तो आप समझ ही सकते हैं कि परेशान पुलिस, लड़की की हत्या, मंदबुद्धि लड़की की हत्या, जवान लड़की की हत्या जिसकी उम्र 18-20 साल के आसपास रही होगी। गंभीर प्रकरण था, गंभीर मामला था, सभी इसको परसू कर रहे थे। और फिर श्रीमान जी से बताने वाला नहीं था प्रदीप, इतने झूठ बोलने वाला आदमी, और पुलिस भी थोड़ा बौखलाई थी उसके इतने झूठ से। पुलिस ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। मशक्कत तो हुई, मेहनत पड़ी पुलिस वालों को, लेकिन अंत में वो सारी बात तोते की तरह बोलने लगा।
उसने कहा कि मेरी बहन रोज हमको टोकती थी, आज इतनी रात कैसे हो गई? आज तुम दिन भर कहां थे? मैं उसकी इस टोका टोकी से आजिज आ गया था। दूसरा, मैं उसकी परवरिश करता था, उसके कपड़े, उसको जो खाने की चीज़ें पसंद थी, जो वो फरमाइश करती थी, मैं ले आता था। काफ़ी पैसा मैं अपनी उस बहन पे खर्च करता था और मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये पैसा इसके ऊपर मैं बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। कौन इससे शादी करेगा? ये हमेशा हमारे घर में ही रहेगी। धीरे धीरे मुझे मेरी वो बहन रेखा बोझ लगने लगी। एक दिन जब मैं आया तो उसने मुझे गालियां देनी शुरू की कि तुमने बर्तन क्यों इधर उधर रख दिए और उन्हें धोकर क्यों नहीं रखा। गुस्से में मैं कुछ बोला नहीं। शाम को उसे कुछ दिलाने के नाम पर घर से बाहर ले गया। चाकू भी अपने साथ में ले गया था। चूंकि वो देख नहीं सकती थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं लगा। बातचीत करते करते, बहुत प्यार से बातचीत करते करते मैं उसे उस बाग तक ले गया और बाद में मैंने गला काट कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार कर मैंने झाड़ियों में फेंक दिए ताकि ये साबित हो सके कि किसी ने उसके साथ छेड़खानी करके या बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी है। मेरे कपड़ों में भी बहुत खून लग गया था। मैं भी सीधे घर गया, नहाया और उन कपड़ों को जला के पास के नाले में फेंक दिया। नया कपड़ा पहन लिया। डॉक्टर सलमान उनके भाई खुर्शीद को इसलिए नामजद किया कि मैं नशा करता था और जब भी मुझको नशे में वो लोग देखते थे तो टोकते थे, चिल्लाते थे और डांटते भी थे। मुझे उन लोगों की भी ये बात बहुत खराब लगती थी और बहन रेखा की भी टोकने टाकने की जो आदत थी वो भी मुझे बहुत खराब लगती थी। मैंने यही सोचा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो बहन से पीछा छूट जाएगा, दूसरा इनके खिलाफ FIR लिखाई जाएगी तो इनसे जितना चाहेंगे उतना पैसा वसूल कर लेंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बात यह है 19 जनवरी की ये घटना थी और करीब 20 दिन बाद प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, अपनी सगी बहन जो मानसिक रूप से मंदित थी, ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, उसको इसलिए मार दिया कि जब भी वो घर वापस आता था तो वो पूछती जरूर थी कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन उसका कारण उसकी टोका टाकी नहीं थी। उसका कारण यह था कि वो उसका खाना बनाकर इंतजार करती थी। रोज सुबह शाम वही खाना बनाती थी। खाना बनाकर इंतजार करते करते जब वो आता था, ज्यादातर नशे में होता था, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाती थी कि मैं कब से खाना बनाकर वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ और तुम अभी आए हो, कहाँ थे। ये बात उसको बुरी लगती थी, लेकिन रेखा हर रक्षाबंधन पर दूसरों से एक राखी मंगाकर प्रदीप को बांधती थी। लेकिन वही बहन प्रदीप को बोझ लगने लगी।
और उसे ये लगने लगा कि उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसके खाने पर जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो दरअसल वेस्ट कर रहा हूँ, उसे व्यर्थ कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। ये पैसा कहीं और पर लगाया जाए तो उसका फायदा भी मिलेगा। और इसीलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने सगी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस और गांव वालों ने बताया कि रेखा बेदाग थी, कभी किसी ने उसके ऊपर चरित्र का कोई दोष नहीं लगाया था, बल्कि मन चले अगर उस पर कोई फप्तियां कसते थे, वो अपने पास एक डंडा हमेशा रखती थी। जब भी किसी ने नजदीक आने की कोशिश की, वो डंडे से ही आहट से कि किधर होगा, डंडे से उसकी पिटाई करती थी। इसलिए प्रदीप के पास ये बहाना नहीं था कि इसकी वजह से मेरी और परिवार की बदनामी हो रही है, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। इनिशियली जो पुलिस सोच रही थी ऐसा नहीं था। भाई बहन के रिश्ता इतना पवित्र होता है, जाने कितने गाने, जाने कितनी गज़ल, जाने कितनी कविताएं भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते पर लिखी गई हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, नेट पे एक बार सर्च करके देखिए, अनगिनत कविताएं, अनगिनत लाइनें इस पवित्र रिश्ते पर लिखी हुई मिलेंगी। दो लाइनें जिनके लेखक का मुझे पता नहीं है कि हर रिश्ते से बढ़कर एक रिश्ता होता है, जिंदगी के हर पड़ाव पर जो हमेशा साथ होता है, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, लफ्ज़ों से तो कहाँ कुछ बयां होता है। ये किसी कवि के उद्गार हैं भाई बहन के रिश्तों पर कि लफ्ज़ों से तो कहाँ कुछ बयां होता है, भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।